ND24 চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ। মই ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা। আজি আমি আয়ুষৰ ওপৰত কিছু কথা পাতিব খুজিছোঁ। আয়ুষ মন্ত্ৰণালয় আপোনালোকে জানে, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শেহতীয়াকৈ আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ মন্ত্ৰিত্বৰ তেওঁ দায়িত্ব লভিছে। এনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা হৈ আছে শেহতীয়া দিনবোৰত। কেতবোৰ পৰিৱৰ্তন সাধনৰ যত্ন কৰা হৈছে অতি শেহতীয়াকৈ, যিহেতু এই ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ সংস্কাৰ সাধনৰ দিশেও অগ্ৰসৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। সেই বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত আমি কিছু কথা আজি পাতিব খুজিছোঁ। আমাৰ মাজত কেইবাগৰাকীও আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনৰ কেইবাটাও বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল থাকিব। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আন এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়া আছে। আমি ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ, আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ। তেখেতো আন এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি, তেখেত প্ৰফেচৰ সঞ্জীৱ শৰ্মা, আৰু তেখেত হ'ল সঞ্চালক নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ আয়ুৰ্বেদা। আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম। তেখেত উপাচাৰ্যও, ভাইচ চেঞ্চেলৰো হয় যিহেতু, আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু একাডেমিক দিশটো বা এই বিদ্যায়তনিক দিশটো কেনেধৰণে তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰে সেই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। आपका स्वागत है। और खासकर कि क्योंकि हमने देखे हैं कि आप जो एकेडमिक दिशा में ज़्यादा काम कर रहे हैं आप लोग, और इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है आप लोगों का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के तहत, और इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कैसे पॉलिसीज़ है आपके। जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान भारत सरकार का एक स्वायत्त उपक्रम है। और अभी पिछले साल हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी मानद विश्वविद्यालय के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया आयुर्वेद दिवस के। हमारा संस्थान का जो मुख्य मैंडेट कह लीजिए, जो मुख्य हमारे लिए जो ये है वो है, एक तो शिक्षा यानी एकेडमिक्स टीचिंग, एंड दूसरा है हमारा पेशेंट केयर यानी रोगियों की देखभाल, और तीसरा है हमारा रिसर्च एक्टिविटीज़। तो जो एजुकेशन है, हमारा जो टीचिंग है, उसमें हमारे पास जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है वो ग्रेजुएशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डॉक्टरल डिग्री यानी PhD। इसके अतिरिक्त हम जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं, जैसे नर्सिस का है, फार्मासिस्ट का है, या पंचकर्मा टेक्नीशियन है, इसके अतिरिक्त हम इंटरडिसिप्लिनरी जो PG कोर्सेज़ हैं, MSc, बिल्कुल नए एरियाज़ में जो इंटीग्रेटेड हैं, उसमें हम MSc चला रहे हैं। साथ में बहुत सारे सर्टिफिकेट यानी लगभग 30 के लगभग सर्टिफिकेट कोर्सेज़ वहाँ पर चलाते हैं। तो ये जो गतिविधियाँ हैं हमारी जो शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य रूप से हमारी हैं। जहाँ तक बात है पेशेंट केयर की, तो पेशेंट केयर का जो है हमारे पास 4 हमारे पास हॉस्पिटल जयपुर के अंदर हैं, जिसमें एक कैंपस हॉस्पिटल है जो लगभग 280 बेड्स का हॉस्पिटल है। और इसके अतिरिक्त शहर में 3 और हॉस्पिटल्स हैं जयपुर के अंदर ही, और एक पंचकूला में सिमिलर, हरियाणा पंचकूला में एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वो पंचकूला में हम डेवलप कर रहे हैं। वो मेरे पास ही प्रोजेक्ट है और वो उसका काम चल रहा है अभी। जी, तो मैं ये पहले भी जानने की कोशिश किया और आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए जहाँ तक एलोपैथी का सवाल है, हम लोग चिकित्सा विज्ञान के अलग अलग हम सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं, अलग अलग अंगों में काम कर रहे हैं। जैसे कि एलोपैथी एक अंग हो गया, वो अलग से बिल्कुल, और जो इंडियन मेडिसिन जो भी है, या इंडियन मेडिकल साइंस जो भी हम बोले, पौराणिक तत्वों के ऊपर जो निर्भर है, जैसे कि सिद्धा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, जो भी हो, तो हम कहीं ना कहीं एक, जो कि आप एजुकेशन सेक्टर में आप काम कर रहे हैं और एकेडमिक जो दिशा है वो आप देख रहे हैं, तो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं एक लोगों को लगता है कि ये मॉडर्न मेडिकल साइंस से अलग है, उनको उनके जो भी काम करने के तरीके हैं, उनके जो मान्यता हैं वो एक अलग बहुत ही उच्च कोटि के हैं। और जहाँ पे आयुर्वेदा है, जो कि हमारा बहुत पुराना एक स्वास्थ्य पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जहाँ पे होम्योपैथी है, यूनानी है, ये सब थोड़ा निचले किस्म का एक ऐसा बात चलता है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर आज के डेट में बहुत सारे हमारे साथी हो या यूथ्स हो जो कि आयुर्वेदिक स्टडी कर रहे हैं, यूनानी स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट्स देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मन में एक हिचकिचापन कहीं ना कहीं है, भावना ऐसी है, तो उसको दूर करने के लिए क्या कदम और जागरूकता क्योंकि लाना ही होगा। जी, देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि एक जो मॉडर्न मेडिसिन है उसका एक ग्लैमर है, और उस ग्लैमर के पीछे कई कारण हैं।
उसके पीछे जो आज तक हमारे आज़ादी के पहले की बात करें या उसके बाद भी कई वर्षों तक जो एक रिकॉग्निशन हमारे जो इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसे आयुर्वेद है, योग है, सिद्ध है, यूनानी है, इनको वो महत्ता नहीं मिली जो एक जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको। दूसरा मॉडर्न सिस्टम का क्या है कि इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है, यानी पूरा संसार इस चिकित्सा पद्धति के ऊपर ही काम कर रहा है, जबकि जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं वो सिर्फ भारत में है और भारत ही उसमें एक तरह से लीड ले रहा है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि जो आयुष चिकित्सा पद्धतियां हैं या आयुर्वेद विशेष रूप से लें तो उसमें बहुत अगर आप ग्राफ देखेंगे तो बहुत स्टीप एक तरीके से ऊपर गया है। भारत सरकार ने पहले आयुष मंत्रालय बनाया, उस आयुष विभाग बनाया, उसके बाद आयुष मंत्रालय स्थापित किया, उसमें राज्य मंत्री के अंतर्गत दिया, और अब आपने देखा होगा पिछले 2 महीने से कि आयुष मंत्रालय में जब से मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ तो एक कैबिनेट स्तर के मंत्री इस मंत्रालय को मिले, और उसके साथ साथ एक कैबिनेट स्तर के नीचे एक राज्य मंत्री भी आयुष को मिले। तो ये भारत सरकार के मंशा को बताता है कि भारत सरकार इन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को कहाँ तक ले जाना चाहती है। बहुत ही सीरियस है आज के हाँ, डेट में। बहुत बहुत सीरियस है। और आपने देखा भी होगा कि जो प्रधानमंत्री महोदय ने कोविड काल में, कोविड के दौरान जो संदेश जो एक टॉप लीडरशिप जो कंट्री की उसने जो संदेश दिया है वो बहुत नीचे तक आम जनता तक गया है कि आयुष और आयुर्वेद कुछ ना कुछ है। और आज आप देखेंगे कि आयुर्वेद कोविड में आयुर्वेद का काढ़ा हो, आयुर्वेद की दवाइयाँ हों, ऑन काउंटर सेल हो, आयुर्वेदिक दवाइयों का एक्सपोर्ट हो, या हम ये भी देख रहे हैं कि जो नीट की परीक्षा हो रही है उसके बाद उसमें हम एक बहुत ज़बरदस्त चेंज देख रहे हैं लोगों की ऑप्शंस में। यानी लोगों को ये अब जो आयुष और आयुर्वेद विशेष करके ये एक वैलिड ऑप्शन लग रहा है। आज से पहले लोग फ्रस्ट्रेटेड, स्टूडेंट बहुत फ्रस्ट्रेटेड से रहते थे, हालांकि जो एलोपैथिक के लेवल में आने तक अभी और समय लगने वाला है, बहुत ज़्यादा समय है, बहुत मुझे लगता है। हाँ, बहुत समय लगेगा, लेकिन लोगों के सोचने में और जो एक कॉम्प्लेक्स लोगों में रहता था, स्टूडेंट्स में रहता था, कॉम्प्लेक्स सिर्फ स्टूडेंट में नहीं था, सारी कॉम्प्लेक्स लोगों में भी था जी। कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाऊं, मैं उनसे मैं ट्रीटमेंट लूं, क्योंकि पहले तो दवाई भी इतनी उपलब्ध नहीं थी। तो जब एक पेशेंट जाता था डॉक्टर के पास, आयुर्वेदिक डॉक्टर जो कि एक पीएचसी में, एफआरयू में, कहीं पे भी वो बैठा हुआ हो, ट्रीटमेंट कर रहा हो, वो भी प्रेस्क्राइब अगर करते थे तो एलोपैथिक दवाई ही बहुत पैमाने पर करते थे। उस समय उनके पास ऑप्शंस नहीं थे। अभी वो माहौल ठीक हुआ है अभी, क्योंकि आप लोग आयुष मंत्रालय अभी है, एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, आप लोग की गतिविधि बढ़ गई हैं, तो उसके बाद अभी मेडिसिन अवेलेबिलिटी जो भी है वो आप लोग आप सोचते हैं कि वो सही पैमाने पे है और बिल्कुल लागत में है? जी, देखिए अभी ये कहना कि बिल्कुल सतही स्तर पर आ गया है और बिल्कुल डिमांड एंड सप्लाई का जो डिफरेंस है वो कवर हो गया, ऐसा नहीं है। अभी भी देयर इज शॉर्टेज, मतलब दवाइयों की एक कमी है। और दवाइयों की कमी तो एक बात है, दूसरा दवाइयों में गुणवत्ता, लेकिन सुधार बहुत हुआ है। और अगर ये इस दिशा में अगर हम चलते रहे तो निश्चित रूप से ये जो गैप है डिमांड, सप्लाई और क्वालिटी में, ये बहुत जल्दी पूरा होने वाला, क्योंकि लोगों को हमारी फार्मेसी को भी ये समझ में आ गया है कि हमें क्वालिटी मेडिसिन जो है वो देनी पड़ेगी, और क्वालिटी मेडिसिन देंगे तभी उनका भी विकास है और रोगी के हित में भी वही है, और आयुर्वेद या आयुष पद्धतियों का भी तभी विकास संभव है। अगर हम क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे, चाहे वो दवाई की हो चाहे चिकित्सक की हो, तो चिकित्सक की क्वालिटी लाने के लिए भी हमें जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बहुत काम करने की ज़रूरत है, निश्चित रूप से काम करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ सरकारों को काम करने की ज़रूरत है कि वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहाँ जो टीचर्स चाहिए या और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सरकारें पूरा करें। जैसे मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का अगर मैं उदाहरण दूँ तो मेरे पास वो सब सुविधाएँ उपलब्ध हैं जो एक मॉडल इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए। वो सारी मेरे पास, चाहे फैकल्टी है, टॉप क्लास फैकल्टी इंडिया की मेरे पास है, और टॉप क्लास स्टाफ जो है हमारे पास स्टूडेंट्स का आता है। इसलिए वहाँ से जो स्टूडेंट निकल रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के निकले, और लगभग आज पूरे देश में और विदेशों में हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो एक्सपर्ट्स के रूप में, स्पेशलिस्ट के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो रिसर्च काउंसिल्स हों, चाहे इवन आपका जो यहाँ का गुवाहाटी का जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज है वहाँ पर हो, बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसका कारण ये कि संस्थानों को अपनी गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी। जो औषध बना रहे हैं, फार्मेसीज़ हैं, उनको अपनी गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी, और जो आयुर्वेद सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनको आत्मविश्वास अपने अंदर लाना पड़ेगा कि एलोपैथिक प्रैक्टिस जो है उसको हम बंद करें
और अपनी पद्धति के ऊपर हम विश्वास करें, लोग कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं और लोगों में ऐसा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये विश्वास भी है कि मैं अगर आज की डेट में एलोपैथी किसी भी बीमारी के लिए मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, टैबलेट्स ले रहा हूँ, दवाई ले रहा हूँ, जो भी है, इंजेक्शंस हैं, जो भी है, कहीं ना कहीं मन में एक सोच है कि मुझे साइड इफ़ेक्ट होगा इससे, और होता भी है, कहीं ना कहीं होता भी है। सबके बारे में मैं आलोचना नहीं करूँगा, और वो क्योंकि मेरे पास वो डिग्रियाँ नहीं है आलोचना करने की, फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो एक डर भी है, लेकिन उपाय नहीं, ऑप्शंस नहीं है उनके पास। और कहीं ना कहीं ये बात भी है कि आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, इन सब चीज़ों में ज़रा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसका कुछ असर, दूसरा असर नहीं होता है। सिर्फ बीमारी के ऊपर जितना % बीमारी को ठीक करना है उतना करता है, लेकिन दूसरा कोई बीमारी उससे नहीं होता है, ऐसा मन में कहीं ना कहीं विश्वास है। तो उस विश्वास के ऊपर हम कब मतलब सफल होंगे, मतलब उस विश्वास के ऊपर खरे उतरना, तो कब वो माहौल होगा, आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम उस दिशा में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जनता का विश्वास जो बना हुआ है कि साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं या दुष्परिणाम हमारी औषधियों के कंपैरेटिवली कम आते हैं। बशर्त ये है कि उसमें शर्त ये है कि वो चिकित्सीय परामर्श के अनुसार दवाई का प्रयोग करें। बहुत बार क्या होता है, आयुष पद्धति या आयुष या आयुर्वेद की औषधियों को लोग बिल्कुल एक जिसको हम कहते हैं ना लाइट वे में लेना शुरू कर देते हैं और अपने अनुसार वो लेते रहते हैं। तो कई बार वो जो है वो नुकसानदायक या हानिकारक भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। जैसे काढ़े की बात आई, कोविड में लोग इतने डर गए, लोगों को लगा कि काढ़ा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मात्राबद्ध पिएंगे तब तो ठीक है। आप दिन में 10 बार काढ़ा पिएंगे, उसमें कंसंट्रेशन जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी बढ़ा देंगे या क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे, तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम जो हैं, ओवरडोजिंग के परिणाम तो आएंगे। लेकिन अगर आप कोई भी दवा हो, देखिए वो चाहे खाना है चाहे दवा है, कोई भी दुष्परिणाम आने ही है। लेकिन ये बात सही है कि अगर हम मात्रा में लेते हैं या जो प्रिस्क्राइब डोज है या उसकी विधि है, अगर उसमें लेते हैं तो दुष्परिणाम नहीं आते हैं। क्योंकि आयुर्वेद की एक खासियत क्या है कि एक ही चीज़ सभी आदमियों को नहीं चलती है। जैसे एक एलोपैथी में पैरासीटामोल की गोली है बुखार को उतारने के लिए, पैरासीटामोल एक सभी को, चाहे वो यहाँ हो, जितने लोग बैठे हैं सबको वही चलेगी। लेकिन आयुर्वेद में आपके लिए वो अलग होगी, मेरे लिए अलग होगी, बाकियों के लिए, क्योंकि आयुर्वेद पहले आपको देखेगा, आपको परखेगा कि आपकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रकृति उसको हम कहते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है, कि आपको पित्त है, वात है, कफ है, कौन सी तरह की औषध आपको कारगर रहेगी, जो वहाँ पर एलोपैथी में वो एब्सेंट है, वहाँ यूनिफॉर्म है। तो वो आयुर्वेद में एक विशेषता है कि हम रोगी को देखते हैं, विशेषता भी है और मुश्किलें भी है साथ ही साथ में। हाँ, मुश्किलें, अगर आयुर्वेद चिकित्सक सही है तो वो उसको मतलब परखेगा और उसके बाद ही उसको औषध कल्पना करेगा। परखे वो देगा नहीं देगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब, आपने इतना समय दिया, जानकारियाँ बहुत मिले हैं। आज ये कहना ही पड़ेगा कि आयुष के तहत जो भी काम हो रहा है उस पर सबका ध्यान बता हुआ है अभी कि किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कौन कौन से सेगमेंट्स क्या कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। जैसे भी हो, हम सोचते हैं कि आयुष के तहत अलग अलग जो अंग है अच्छी तरह से काम करें और लोगों तक इनका ध्यान और ज़्यादा बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान का पुराना एक बहुत ही पौराणिक एक चिकित्सा पद्धति है, अलग अलग अंग होने से भी, और लोग इससे मतलब उससे उनको लाभ हो। जी बिल्कुल, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ভাৰতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি সন্দৰ্ভত আমি বহুখিনি কথাই আজি পাতিছোঁ। আজিৰ পৰ্যবেক্ষণত আমি এইবাৰ কথা পাতিব খুজিছোঁ ইউনানী মেডিচিন সন্দৰ্ভত। ইউনানী মেডিচিনৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকে গম পায় যে গ্ৰীকৰ ইউনানৰ পৰা এই গোটেই বিষয়টো ইউনানী মেডিচিন বুলিয়েই অভিহিত কৰা হৈছে। গ্ৰীকত ইয়াৰ উৎপত্তি বুলি কোৱা হয়, যদিও ইছলামিক দেশসমূহত আৰু লগতে ইছলামিক এক চিকিৎসা পদ্ধতি বুলি বহুতে ক'ব খোজে ইউনানী। গতিকে সেই পদ্ধতি সন্দৰ্ভত আমি কিছু কথা জানিব খুজিম। লগতে যে আয়ুষৰ অন্তৰ্গত যিহেতু কৰা হ'ল, আয়ুষৰ অন্তৰ্ভুক্ত যিহেতু কৰা হ'ল এই বিষয়টো, গতিকে আমি সেই
বিষয়টো অকণমান আমাৰ সদাশয় দৰ্শকসকলক জনাব খুজিম। আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত যিহেতু ইউনানী মেডিচিনৰ কেন্দ্ৰীয় যি পৰিষদ, কেন্দ্ৰীয় গৱেষণা পৰিষদৰ যিগৰাকী সঞ্চালক প্ৰধান, তেওঁ আজি উপস্থিত আছে, प्रोफेसर असीम अली खान। मैं तेखेतक स्वागतम जनाइছোঁ, आपका स्वागत है। और यूनानी मेडिसिन के बारे में, यूनानी जो सिस्टम है उसके बारे में कुछ बताएं। आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिनिस्ट्री है हमारे पास, उसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कहते हैं, जिसके अंदर AYUSH पहले हम लिखते थे। जिसमें सारे 5 पद्धति आते थे, अब छठी सोवरिकपा भी उसमें आ गई है। इसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, यू इज़ फॉर यूनानी, एंड सिद्धा एंड होम्योपैथी, एंड नाउ सोवरिकपा हैज़ ऑल्सो बीन एडेड इनटू दैट, जो हमारी तिब्बतन मेडिसिन है, जो लद्दाख में है, जिसका नेशनल इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं हम लोग। यूनानी का जैसा नाम है, तो इसमें कभी पहले, अब से तकरीबन 460 BC में एक हिपोक्रेट होते थे, बुखराज जिन्हें कहते हैं, तो उन्होंने इसका एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, साइंटिफिक फ्रेमवर्क इसका दिया। और उसके बाद से बहुत सारी सिविलाइजेशंस और बहुत सारी जोग्राफी से होती हुई, सदियों का सफ़र तय करती हुई, जगह जगह से उसमें बहुत सारे एडिशंस होते रहे और सब्जेक्ट टू एक्सपेरिमेंटेशंस होते रहे। फिर ये हिंदुस्तान आ गई, तो तकरीबन 1200-1300 साल पहले ये पद्धति हिंदुस्तान आई। और अब आज की डेट में हिंदुस्तान में आयुष का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, और हिंदुस्तान इसमें वर्ल्ड लीडर है आज की डेट में। ये पद्धति हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम हिस्सों के अंदर प्रैक्टिस की जा रही है। इसकी तालीम तरबियत होती है, इसमें एजुकेशन होती है, इसके इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके कॉलेजेस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं। तो एक भरपूर तरीके से यूनानी पद्धति के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष काम कर रही है और इसमें लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। जी, और साथ ही हमने देखा है कि मैंने जब भी स्टडी किया इन सब चीज़ों के ऊपर, आयुष के ऊपर, जैसे कि यूनानी हो, आयुर्वेदा हो, हमने देखा सोरारिकवा हो या सिद्धा हो, जो भी हो, इसमें लेकिन जो आहार ही औषध और औषध ही आहार, एक इसमें मंत्र हमने देखा है, और जिसके तहत पूरे सिस्टम्स के ऊपर काम होते हैं। यूनानी हो, इसमें विशुद्ध आपका, इसमें शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, इन सब चीज़ों का उल्लेख है। देखिए, एक चीज़ कहते हैं उसको, यूनानी में एक बड़ा ख़ास पहलू है जिसको हम असबाब सित्ता ज़रूरिया कहते हैं, 6 एसेंशियल फैक्टर्स, जिसके अंदर 6 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। जब से यूनानी साइंस को तरक्की मिली है, अब से तकरीबन 1000-1500 साल पहले, उस वक्त ये कंसेप्ट डेवलप हो गया था कि साफ़ सुथरी हवा, कितना सोना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना शुद्ध कैसा पानी पीना चाहिए, आबोहवा कैसी होनी चाहिए। ये 6 एसेंशियल फैक्टर्स हैं जिसको यूनानी के टर्म में असबाब सित्ता ज़रूरिया कहते हैं, कि वो ज़रूरी 6 ऐसे फैक्टर्स हैं, एसेंशियल फैक्टर्स हैं, जिन पे पाबंद रहना चाहिए ताकि आदमी को सेहत बरकरार रह सके। तो ये हमारे यूनानी के अंदर जैसे है, ऐसी और पद्धतियों के अंदर भी है, जैसे आपने भी फरमाया। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो सब जगह पर वो 6 चीज़ें, खासकर खाना पीना, सोना, जागना, एक्सरसाइजेज, आबो हवा, ये इम्पॉर्टेंट है। और आप क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अभी हैं, अभी आसाम में आए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस के तहत आप लोग हैं, और मैंने देखा है कि आयुर्वेदा हो, जो भी अलग अलग सेगमेंट्स है आयुष के तहत, तो सब में एक जागरूकता अभी देखे हैं कि लोगों के अंदर भी देखे हैं कि काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा इनका ध्यान अभी है फ़िलहाल। पहले वो माहौल एक तरीके से हम बोले कि अगर हम बोलना चाहें कि एक तरीके से कहीं ना कहीं वो दबे हुए थे, आज उजागर हुए हैं बहुत ज़्यादा पैमाने पे लोगों। देखिए, 2014 के बाद जब से आयुष मंत्रालय बना, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने आते ही इसको एक मंत्रालय का दर्जा दे दिया, तो मंत्रालय का दर्जा मिलने के बाद इसमें एक बहुत बड़ा बूस्ट आया, और इसमें सरकार की सपोर्ट आ गई, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट सरकार ने हैंड होल्डिंग किया। और जो हमारे आज के डेट में जो आयुष मिनिस्ट्री में टीम है, सेक्रेटरी हमारे वैद्य राजेश कोटेचा साहब हैं, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर भी आपने सोनोवाल साहब को सुना, हमारे दूसरे मिनिस्टर साहब हैं, इनकी लीडरशिप बहुत डायनेमिक है। तो इस लीडरशिप में जो अवेलेबल लीडरशिप है और जो सेंट्रल लीडरशिप हमारे पास है मोदी साहब की, आप सुनते रहते होंगे वक्तन फ़वक्तन, तो उससे बहुत ज़्यादा आयुष में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और ये सिर्फ यूनानी में नहीं, आयुर्वेदा में नहीं, बल्कि आयुष के तमाम सेक्टर्स में बहुत काम हो रहा है। जन जन तक आयुष को पहुंचाने की तमाम तर कोशिशें जो हो सकती हैं वो की जा रही हैं, और उसमें यूनानी भी शरीक है।
अभी कोविड के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि कोविड में चूंकि ऐसा लगता था कि कोविड में चूंकि कहीं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं था, एक नई बीमारी के तौर पे आ गई थी, तो आयुष ने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। आयुष ने उसमें पब्लिक हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। हम घर घर तक गए, हमने दवाओं को तकसीम किया जिससे इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, आयुर्वेदा की, यूनानी की, सिद्धा की, होम्योपैथी की, और लाखों की तादाद में हमने उसको बांटा, मिलियंस की तादाद में इनफेक्ट बांटा और लोगों के पास पहुँचे। ऐसे ही सरकार ने बहुत सारी एडवाइजरीज हमने जारी करी, जो यूनानी की, आयुर्वेदा की, सिद्धा की, होम्योपैथी की, जो सरकार ने अपनी वेबसाइट पर डाली, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बनाई, और उनको हमने बताया कि क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कितना सोना चाहिए, क्या तरीके इस्तेमाल करने चाहिए कि इस वबा से अपने आप को मजबूत किया जा सके, इस वबा से बचा जा सके। तो उसमें आयुष ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, और आयुष की जो इम्यूनिटी एनहेंसिंग जो हमारी दवाएं हैं हर पद्धति की, उनको बाकायदा तौर पे सब जगह पहुंचाया गया। और उनके ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि इसमें जो रिसर्चेस का इफेक्टिवनेस में जानना चाहूँगा। रिसर्चेस में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ कि जितना काम भी हमने किया जी। वो सारा रिसर्च बेस्ड किया, ओके। ताकि हम ऐसा नहीं कि सिर्फ दवा बांट के हम भूल जाएं। हमको पता होना चाहिए कि हमने जो दवा कौन सी बांटी दवा है उनसे कैसे कितना काम असर किया। हुआ, बिल्कुल। कितना फ़र्क पड़ा। तो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि जो एलोपैथिक अस्पताल जहाँ पर आयुष के जो कोविड मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स डिक्लेयर थे सरकार की तरफ से, उनमें भी ये बात दी गई कि अगर कोई आदमी हमारे साथ मिलके एड ऑन थेरेपी के तौर पर काम करना चाहता है, तो बहुत सारे ऐसे कोविड मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमारी अलग अलग पद्धतियों ने, जैसे यूनानी ने, आयुर्वेदा ने, सिद्धा ने, होम्योपैथी ने, सब ने ही अपने एड ऑन ट्रीटमेंट्स किए, और उसके बड़े खातिर खा फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। उस पर बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं। एक सरकार ने एक इंटरडिसिप्लिनरी आयुष टास्क फोर्स बनाई, जो आयुष टास्क फोर्स में हिंदुस्तान के जो बेहतरीन साइंटिस्ट थे, साइंटिफिक माइंड्स थे, उनको इकट्ठा किया, जिसमें यूनानी, आयुर्वेदा, सिद्धा और दूसरे साइंसेस के लोग भी हैं। तो ICMR के पुराने DG साहब हैं, दूसरे लोग हैं, बहुत सारे लोग उसमें शरीक हैं। तो उनके ज़रिए से जो प्रोटोकॉल्स डेवलप हुए, उनको बनाया गया, उसको रिफ़ाइन किया गया, फिर उन पर रिसर्चेज हुई, तो उससे बड़े खातिर खा फ़ायदे निकल रहे हैं। ठीक। तो मैं आखिर में ये जानना चाहूँगा कि कैरियर, क्योंकि इसमें देखिए अभी आयुष मिनिस्ट्री है और इसमें काफ़ी अलग अलग सेगमेंट्स में कैरियर के बहुत सारे प्रोविजंस हैं, वो सब अभी हमने देखे हैं। तो यूनानी में खास करके अभी क्या क्या कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं और कैसे युवा इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा मतलब एलोपैथी में हो, आयुर्वेदिक में हो, अलग अलग सेगमेंट्स में ऑलरेडी हैं, यूनानी में भी हैं। आपने बोला कि कॉलेजेस हैं, इसमें आपका PhD वगैरह भी लोग कर सकते हैं, और इसके बाद वो अपना एक्सपेरिमेंट्स भी और अपना जो भी हो वेलनेस सेंटर्स भी वो लोग शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कैरियर प्रोस्पेक्ट कैसे है, मतलब जैसे डिप्लोमा के लेवल से लेके, सर्टिफिकेट कोर्स से लेके डिप्लोमा, फिर अंडर ग्रेजुएट टू पोस्ट ग्रेजुएट टू PhD, पूरा एक हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है एजुकेशन का। और उसका तरीका वही है कि जो आयुर्वेदा में, यूनानी में, सिद्धा में, होम्योपैथी में, एलोपैथिक में नीट के ज़रिए से दाखिले होते हैं, और उनके ज़रिए से, मेरिट के ज़रिए से उनके दाखिले होकर उनको आगे बढ़ाते हैं। फिर जो बच्चे उसमें कामयाब हो जाते हैं उनको हम ग्रेजुएशन की डिग्री देते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं फिर उसमें चले जाते हैं, और इस तरह से एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ता है। जॉब प्रॉस्पेक्ट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से शुरू करके पॉलीक्लिनिक से लेके, नर्सिंग होम से लेके, जो उनका प्राइवेट सेक्टर है, एंटरप्रेन्योरशिप तक जा सकते हैं। हमारे पास जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, हर स्टेट आयुष डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर मेडिकल ऑफिसर्स की जॉब होती हैं, SRFs बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, JRFs बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में होते हैं। जैसे हमारी काउंसिल है, रिसर्च काउंसिल है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, उसके अंदर रिसर्च ऑफिसर्स होते हैं, रिसर्च एसोसिएट्स होते हैं, रिसर्च असिस्टेंट्स होते हैं, ऐसे ही मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। जो कॉलेजेस हैं हमारे पास, उनमें एज ए टीचर्स हो सकते हैं, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हो सकते हैं। तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यही नहीं बल्कि इन कोर्सेज़ को करने के बाद स्पेक्ट्रम और भी वाइड हो। फॉर एग्जांपल जैसे आजकल पब्लिक हेल्थ, आजकल हम काफ़ी उसमें रुझान हमारा है, लोगों तक आउटरीच प्रोग्राम्स हैं। तो फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ में PhD कोई करना चाहता है, तो ये कोर्सेज उसके लिए मान्य हैं कि आप PhD कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ के अंदर। आप MSc PhD क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं, MSc क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं, ताकि एक बार वहाँ MSc क्लिनिकल रिसर्च करने के बाद आप अपनी साइंसेस को फिर और अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसके हिडन पोटेंशियल्स को। तो बहुत सारी रिसर्चेज इन फील्ड्स में हो रही हैं, बहुत सारे नए एवेन्यूज़ निकल रहे हैं, इंटरनेशनल और नेशनल कोलेबोरेशंस हो रहे हैं। जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक एम्स हैं, नाइपर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ज़रिए उनके साथ मिलकर कोलेबोरेटिव रिसर्चेज हो रही हैं, जिसको हम कई तरह से बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की रिसर्च होती है। कई दफ़ा EMR हम उसको कहते हैं, एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च प्रोजेक्ट्स। हमारे पास कई स्कीम्स हैं जिनके ज़रिए से हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस भी रिसर्च करती हैं, और जो हम बाहर के लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं साइंस के, उनके साथ भी मिलकर हम रिसर्च करते हैं। ऐसे ही हम इंटरनेशनल कोलेबोरेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल यूनानी में CCRM ने, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, अफ्रीका में
हमने एक साउथ अफ्रीका के अंदर एक चेयर हमने इस्टेब्लिश की है, यूनानी चेयर। ऐसी बांग्लादेश में एक चेयर इस्टेब्लिश की है। ताजिकिस्तान के साथ एक मुआहदा हुआ है उनकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कि वहाँ पर यूनानी के साथ मुआहदा हुआ है। इसी तरह CCRUM का और ताजिकिस्तान में स्टेट यूनिवर्सिटी का। इसी तरह से ईरान के साथ हम और सेक्रेटरी साहब की क़यादत में हम लोग ईरान गए थे 2018 में नवंबर में। वहाँ पर भी मिनट्स ऑफ मीटिंग साइन हुए और उसके अंदर भी उनकी हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, आयुष के और ईरानी के साथ बहुत सारे कोलेबोरेशंस की बात हुई। तो इस तरह से बहुत सारे बड़े पैमाने के ऊपर यूनानी, जहाँ आयुष की दूसरी पद्धतियाँ आगे बढ़ रही हैं, उसी तरह से यूनानी भी उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे बढ़ रही है। और इसमें एजुकेशन के और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा ओपन हैं जितने और किसी साइंस के अंदर हैं। बिल्कुल। मैं फिर भी बोलना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में या आसाम में, क्योंकि हम आसाम के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम देश के अलग अलग हिस्सों में ऑलरेडी आपने बोला कि किस पैमाने पे आप लोग का काम हो रहा है और कहाँ कहाँ जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, कैसे लोग इसको अलग अलग चीज़ों के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे खास करके अभी कोई क्योंकि मिनिस्टर यहाँ से है, नॉर्थ ईस्ट से है, आसाम से है, तो उनके साथ ऐसा कोई बातचीत कि आसाम में भी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट? जी, अभी मिनिस्टर साहब के साथ अभी ये फंक्शन हुआ। देखिए, इस तरह की जैसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इससे जागृति पैदा होती है, लोगों को अंडरस्टैंडिंग आती है, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनको पता चलता है कि क्या क्या एवेन्यूज़ हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आज ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की रहनुमाई में हो गया। जैसे असम में हमारे पास एक सेंटर है, सिलचर एक जगह यहाँ पर है। सिलचर में हमारा एक पहले क्लिनिकल रिसर्च यूनिट होता था। आजकल वहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना रही है, एक बहुत अच्छा बड़ा सेंटर आ रहा है। वो उसको हम रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनानी मेडिसिन के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। वो बिल्डिंग अगले 4-6 महीने के अंदर हमारे पास आ रही है, तो एक बड़ा सेंटर वहाँ पर आएगा। इसी तरह से कोशिश होगी कि यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, ईरानी के कॉलेजेस यहाँ पे खुल जाएँ, किसी एक इन स्टेट्स के अंदर खुल जाएँ, नए सेंटर्स खुलें, जिससे लोगों में जागृति पैदा होगी और एजुकेशन के नए मौके फराहम होंगे। एजुकेशन होगी तो फिर उसके नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिलेंगी, एंटरप्रेन्योरशिप बनेगी। जो यूनानी के मैन्युफैक्चरिंग लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दवाओं की, उनकी फैक्ट्रीज़ यहाँ पर चीज़ें डेवलप होंगी, तो उनकी फैक्ट्रीज़ को यहाँ पर इनवाइट करेंगे कि वो यहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगाएं ताकि यहाँ के लोगों को दवाओं से फ़ायदा पहुँच सके। तो ये बहुत सारी तरीके हैं जिससे यूनानी को और दूसरी साइंसेस को यहाँ पर हम ला सकते हैं और लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो, हम चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में हो, आसाम में डेफिनेटली ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है और होगा ज़रूर। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, समय देने के लिए खान साहब। और आने वाले दिनों में फिर से हम मिलेंगे और बात करेंगे, यूनानी हो या अलग अलग सेगमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। আমি ইউনানী ৰিপৰ্ট কথা পাতিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু এটা খণ্ড বাকী আছে, তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিম। এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে ডক্টৰ এন শ্ৰীকান্ত। তেখেত হৈছে কেন্দ্ৰীয় আয়ুৰ্বেদিক বিজ্ঞান গৱেষণা পৰিষদৰ তেখেত সঞ্চালক প্ৰধান, আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি কিছু কথা পতাৰ যত্ন কৰিম আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ গৱেষণাই কি কয়। আৰু আমি দেখিছোঁ যে অসমতো যিহেতু আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা पद्धति যথেষ্ট সমাদৃত হৈছে, এই কথাখিনি আমি অকণমান পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। आपका स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि हमने देखे हैं कि आयुर्वेद के ऊपर काफ़ी सारा फोकस है आज के डेट में, आयुष के तहत बाकी अलग अलग सेगमेंट्स के साथ आयुर्वेद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस है, तो इसको और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए, क्योंकि बहुत पौराणिक एक तत्व है, एक चिकित्सा पद्धति है, फिर भी इसको और ज़्यादा पॉपुलर करने में आप लोग कैसे कदम उठा रहे हैं? ये आयुर्वेदा system is 5,000 years old. It is actually building slowly and scientifically to reach the entire world. Research is very important component to build the Ayurveda and to disseminate Ayurveda, to recognize Ayurveda across the entire globes. For this, Government of India actually has set up a separate research councils, which is an apex body. वो सबसे ऊंचा ऑर्गेनाइजेशन है फॉर फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। ये 30 संस्थान है हमारा पूरा देश भर में, वो कन्याकुमारी से लेके हम ये अरुणाचल तक, पूरा गुजरात से लेके हम उड़ीसा तक सब अनुसंधान संस्थान है। ये संस्थान 30 संस्थान से हम अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं। ये इसके अलावा भी हम
बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और किद्वाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी इस गुवाहाटी, सबसे हम कोलैबोरेट करके कोलैबोरेटिव रिसर्च करते हैं। इसके अलावा हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, मिसिसिपी यूनिवर्सिटी है, लातविया, यूरोप में लातविया यूनिवर्सिटी है, हंगेरी में, ये सब हम आयुर्वेदा चेयर्स हम सेलेक्ट करते हैं। आयुर्वेद चेयर हमारा आदमी वहाँ जाके उसका प्रचार प्रसार करते हैं। ये रिसर्च के जरिए एक्चुअली हम क्या करते हैं, एविडेंस जनरेट करते हैं। आयुर्वेद में फार्मूलेशंस है, 3 to 5,000 ईयर्स ओल्ड फार्मूलेशन मेडिसिन है, पद्धतियाँ है, ये रिकग्नाइज होना है ग्लोबल में। इसलिए हम एक एविडेंस, प्रमाण आधार हम स्थापित करते हैं, एक्चुअली प्रमाण स्थापित करते हैं। ये प्रमाण से ये सेफ है, इफ़ेक्टिव है, कैसा यूज़ करते हैं, इसको हम प्रचार आगे ले जा रहे हैं। जी, हमने देखे हैं कि क्योंकि आसाम में भी देखे हैं, गुवाहाटी में जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, यहाँ पे जो चिकित्सा पद्धति है उसके ऊपर काफ़ी यहाँ पे प्रोत्साहित करने वाले बहुत सारे खबरें हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ऑपरेशंस, सर्जरीज जो भी होते हैं आयुर्वेद साइंस के तहत, और इसके साथ साथ यहाँ पे डायबिटिक हो या जो भी बोन रिलेटेड डिजीज़ेस हो, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफलता हाल ही में हमने देखे हैं। लेकिन इसमें जागरूकता बहुत ही कम है। मैं बार बार ये शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा कि जागरूकता। आयुष मंत्रालय है और आज सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ से जाके केंद्र में मंत्री हैं आयुष के, तो इससे थोड़ा बहुत आयुष क्या है बोल के गूगल इंजन में बहुत ज़्यादा सर्च अभी होने लग गया है। लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अभी फोकस्ड है कि आयुष के तहत सर्बानंद सोनोवाल जी कैसे काम करेंगे, भारत सरकार कैसे काम करेंगे, इसमें क्या क्या सेगमेंट्स है। लोगों को थोड़ी बहुत जागरूकता लेकिन है आज के डेट में। लेकिन फिर भी आयुर्वेदिक साइंस हो या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो हो, उसके ऊपर और ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, इसका इफेक्टिवनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? ये अवेयरनेस जनरेशन के लिए बहुत हम कदम उठाए सर, आयुष मंत्रालय। इसमें एक है, हम प्रमाण आधारित शास्त्र है, इसको ले जाने के लिए हम बहुत सेमिनार्स, वर्कशॉप से कंडक्ट करते हैं ये। एंड स्कीम्स भी बहुत नए स्कीम्स है सर। 2 तरह के स्कीम है, आप बता रहे थे, यहाँ बहुत एविडेंस जनरेट हुआ आयुर्वेदिक काल में। ऐसा हमारा 30 इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में भी बहुत अनुसंधान चलता है। अनुसंधान सबको पहुँचना है तो अच्छा पेपर में, अच्छा जर्नल्स में ये पब्लिश होना ज़रूरी है, इंटरनेशनल लेवल जर्नल्स में। इसके लेवल जर्नल को रीच करने के लिए हम बहुत मेहनत करना पड़ रहा है सर। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने 2 स्कीम्स किया सर। एक एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च स्कीम है, ये स्कीम है। ये क्या है, ये कॉलेज के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स एंड स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री वाले एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। हमें इसको हम फंड करते, हेल्प भी करते, कैसा रिसर्च करेंगे, कैसा प्रमाण आधारित चिकित्सा को हम प्रमोट करेंगे। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बोलते हैं। जब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम रिसर्च पेपर्स में पब्लिश हुआ, जर्नल्स, मैगजीन्स में, दुनिया भर अपने आप देखते हैं, आते हैं। अब आजकल सब प्रमाण आधारित शास्त्रीय चिकित्सा, वो बहुत एविडेंस बेस्ड है, सबके लिए एक एविडेंस ज़रूरी है। इसलिए एविडेंस जनरेट करने के लिए अवेयरनेस अपने आप बढ़ जाएगी सर। एविडेंस के लिए हम बहुत स्कीम्स निकाल, बहुत अभी फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए, मैं 2-3 साल पहले आया, आयुर्वेदिक कॉलेज में आया। एक घंटे का तकरीबन एक यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, जिसके तहत हमने दिखाया कि आयुर्वेद के तहत किस किस बीमारियों के ऊपर, कौन से बीमारी के ऊपर कैसे इलाज होता है और इसका पद्धति कैसे है, ये सब हमने दिखाया। और उस समय मैं हैरान था, बहुत सारे ऐसे रोग थे जिसका निर्मूल आयुर्वेद ने किया। यहाँ पे ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ है और बहुत सारे लोग इसके बारे में धीरे धीरे करके उनको जानकारी हासिल हुई। लेकिन फिर भी इनको कष्ट करना पड़ रहा है कि आयुर्वेदिक साइंस को, बहुत पुराना एक चिकित्सा पद्धति है, फिर भी इतना ज़्यादा मेहनत आप लोग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मेहनत इनको करना पड़ रहा है कि हाँ देखो भाई, हम ये भी करते हैं, हमारे यहाँ पे ये भी सर्जरी भी होता है, पिस्तुला का भी होता है, आपका अलग अलग स्किन रिलेटेड डिजीज़, ये सब भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए लोगों को बोलना पड़ता है कहीं ना कहीं। आप कहीं ना कहीं देखिए, जिस हिसाब से इसको लोगों के पास ले जाने के लिए कोशिश हम लोग को, मेहनत हम लोग को करना पड़ता है, तो बाकी सब चीज़ों में, जैसे कि एलोपैथी में या अलग अलग सेगमेंट्स में, ऐसे मॉडर्न साइंस जो आपका ट्रीटमेंट है, उसमें डायग्नोसिस है, उसमें नहीं करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। वैसा क्यों? वैसा इसलिए है सर, एक्चुअली
प्रमाण में ये संस्कृत लैंग्वेज और पर्शियन डिफरेंट लैंग्वेज, सिद्धा है तो तमिल में है, ये एक कारण है। इसके लिए दो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ किया है अभी इंटरनेशनली, इसको सब लोग, सब आम आदमी भी इसको समझने के लिए स्टैंडर्ड आयुष टर्मिनोलॉजी, एक परिभाषा, स्टैंडर्डाइज्ड परिभाषा ये कर रहे हैं। अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ICD-11 एक कोड होता है डिसीज़ के लिए, एलोपैथी के लिए वर्ल्ड में एक ही कोड है, सब समझ पाएंगे। हम कुछ संस्कृत में कुछ तमिल है, इसलिए हम ICD-11 कोड से इसको हम शामिल कर रहे हैं आयुष पे। सेम ग्लोब में एक सिस्टम, एक ही टर्मिनोलॉजी हो, तब आम आदमी भी इसको समझ सकते हैं। तो आयुष मंत्रालय उस पर काम उसमें काम कर रहे हैं, आयुष मंत्रालय काम कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी बना दिया, वेब पोर्टल में अवेलेबल है, एक नमस्ते पोर्टल करके अब सब लोग देख सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर, ये क्योंकि यूनिक लैंग्वेज, यूनिक लैंग्वेज, एक कोड ही लैंग्वेज, यूनिक कोड लैंग्वेज जो भी हो होना पड़ेगा ग्लोबली, एक ही ग्लोबली, एक terminology, लैंग्वेज, एक terminology। सिस्टम होना पड़ेगा। एक दूसरा आम आदमी भी कैसा देख रहे हैं सर, एक आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी है, आयुष रिकग्नाइज्ड डॉक्टर्स है, वो अपने कुछ सक्सेस स्टोरी है, जर्नल में छपने में 6-7 महीने लगेगा, इसलिए क्लिनिकल केस रिपोजिटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी अवेलेबल है। कोई डॉक्टर उसमें रजिस्टर करके अपना कुछ अच्छा चिकित्सक किया, उसको सफल हुआ, इमीडिएटली उसमें अपलोड कर सकते हैं। वो लोग देखिए, आम आदमी भी देख सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं किसान हूँ, मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, मेरे पास इंटरनेट की कोई जानकारी नहीं है, मुझे कैसे पता होगा? इसके लिए दूसरा एक है, हमारे रिसर्च सेंटर संडाजुर माध्यम से आरोग्य मेला भी कर रहे हैं सर। आरोग्य मेला, एक्सपो, प्रमोशन, ये सब कर रहे हैं अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में। अब हमारा आसाम में आसामी, जम्मू में डोगरी, ईटान, सब अपने अपने लैंग्वेज में हम सरल भाषा में छप के हम ये कर रहे हैं। ये नंबर 2, हम ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोग्राम है, आदिवासी चिकित्सा अनुसार ये है, ये हम CCRAS आयुर्वेद में पर्टिकुलरली कंट्री में मोर देन 20 स्टेट्स में हम इंक्लूडिंग असम, ईटानगर, सभी में गांव-गांव में अंदर जाते हैं सर। एक दिन का नहीं करते हम, एक गांव का अडाप्ट किया, हम इसको 2-3 साल लगातार जाते हैं, उसको काउंसलिंग भी करते हैं। अभी वो एक पूरा कंट्री में, नॉर्थ ईस्ट असम में भी है ये। हम ये क्या है, इसमें 1 साल के लिए एक पूरा एक कॉलोनी को हम अडाप्ट करके पूरा चिकित्सा करते हैं। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ जो है, आप लोग जो सक्रियता है वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, सही है सर। ये कहीं ना कहीं वो एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं वो नहीं दिख रही है। वो तो दिखना पड़ेगा लोगों को, आम नागरिक को हो, मीडिया को हो, सबको नज़र आना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ठोस कदम मीडिया को लिए आजकल हम क्या कर रहे हैं सर, ये सोशल मीडिया का सेपरेट ग्रुप बना है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। सब रिसर्च काउंसिल पहले नहीं तो सोशल मीडिया से फेसबुक, ट्विटर पहले कम यूज़ होता था, अभी डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम इसका प्रचार बहुत कर रहे हैं सर। मैंने आज इन दिनों क्या हुआ कि व्हाट्सएप अपना एन्क्रिप्शन के बारे में एक जागरूकता लोगों के बीच ले जाने के लिए वो लोग अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके का एड्स बना रहे हैं। जैसे कि उसमें एक असम का एक ऐड डाल दिया और असम में पूरी तरह से वायरल हो गया, तकरीबन 2-3 मिलियन लोग उसको देख चुके हैं। तो जैसे कि वो है, जैसे कि वो उस पर स्पॉन्सर्ड वो उनका एक ऐड होता है, वैसे तब क्या होता है कि स्क्रीन पे आप जब भी आप फेसबुक देखो, जो भी देखो सोशल मीडिया में, और आप स्क्रॉल करो ऐसे, तो आपको वो दिखता है कि ये स्पॉन्सर्ड मैसेज है और ये व्हाट्सएप के जरिए ये इसको दिखाया गया है और एक कम्युनल हार्मनी हो, इंटीग्रेशन के बारे में उसको दिखाया गया है। वैसा कि आप आयुष मंत्रालय या आप CCRA आयुर्वेद जो भी हो, अलग अलग सेगमेंट्स में भी वैसा नहीं हो सकता कि ये सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ऐसा ये सब कर सकते हैं सर। सक्सेस स्टोरीज के ऊपर भी अभी ध्यान दे रहे हैं सर हम। जैसे हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट से, रिसर्च काउंसिल से पूरा सक्सेस स्टोरीज को पोजीशनिंग करके सबके पास पहुंचने का भी एक शास्त्रीय इससे करना पड़ेगा, दृष्टिकोण से। क्योंकि मंत्रालय जो बोला वो ऐसा नहीं कर सकते, सब प्रमाण आधार होना चाहिए, प्रमाण आधार वही। इसलिए हम थोड़ा वो मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट सही मैसेज और इफेक्टिवनेस मैसेज। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम क्योंकि आभार व्यक्त करते हैं आपका, क्योंकि आपने ये जानकारियाँ दी, लोगों तक पहुंचाने में मदद होगा ये सब जानकारियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ যিহেতু আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ ওপৰত আমি কৰি আছোঁ, আয়ুষৰ ভিন্ন ভিন্ন শাখাৰ ওপৰত আমি কৰি আছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি সিদ্ধা সন্দৰ্ভত কেতবোৰ কথা জনাৰ প্ৰয়াস কৰিম। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আয়ুষৰ অন্তৰ্ভুক্ত আয়ুৰ্বেদ, লগতে য়োগা এণ্ড নেচাৰোপেথিৰ লগতে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে সিদ্ধা আছে, লগতে ইউনানী আছে আৰু আছে হোমিওপেথি। গতিকে আমি এই কথাখিনি অকণমান ইতিমধ্যে পাতিছোঁৱেই। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু সিদ্ধা সন্দৰ্ভত কথা পাতিব খুজিছোঁ, আমাৰ মাজত যিহেতু উপস্থিত আছে প্ৰফেচৰ ডক্টৰ কে কানাকাভাল্লি, আৰু তেখেত হৈছে সঞ্চালক প্ৰধান চেণ্ট্ৰেল কাউন্সিল ফৰ ৰিচাৰ্চ ইন সিদ্ধা। Welcome to our show, ma'am. First of all, I just want to ask you about Siddha. This is an ancient form of Indian medicine, and it is particularly based in Tamil Nadu and Tamil-speaking people around the world. So, tell us about Siddha. Thank you for giving me an opportunity to explain about Siddha. Siddha is one among Ayush system, Ayurveda, Siddha, Yoga, Naturopathy, Homeopathy and Unani. Siddha comes under one among the Ayush system, and also it is a traditional system of Indian system of medicine. Right. So Siddha system is originally established in southern part of India, especially in Tamil Nadu, years back. So there is so much of dispute to fix the exact establishment of this Siddha system. This Siddha system is established by so many Siddhas. They are called the ancient scientists. Right. Particularly 18 Siddhas are more important for the establishment of Siddha system, and Saint Agathir is known as the Siddha, father of Siddha. And this Siddha medicine is purely in Tamil language, and the medicine is utilized for the people, those who are living especially in Tamil Nadu and nearby Karnataka, Andhra, Kerala. So this Siddha system is a preventive, promotive, rehabilitative and participationary system of a health system with a holistic approach. Right. Yes, sir. So, how it differs from Ayurveda? Ayurveda, it is originated in the north part of India, but whereas Siddha and the language in Ayurveda is in Sanskrit, whereas Siddha is originated in southern part of India and the language is Tamil. But most of the drug what we have used in Siddha is same that as that of Ayurveda. Right. And only thing some little variation is language difference, and the basic concept is also some little bit different between Ayurveda and Siddha. For example, the Amukra Churana, what we called is Amukra Churana, then Aswagandha, the Amalaki or else Nellikai, the Sindil, Kudichi, like most of the drug what you have used in Ayurveda is also used by Siddha system of medicine. And the herbs, most of the herbs are same, and in Siddha we are using some herbo-mineral formulations, especially for some chronic ailments we used that metal mineral preparation, that is Chenduram and Kattu, Kalangu, Urupu. These are all considered as higher order medicine. So this is the speciality of Siddha system of medicine. And apart from this, we are having some 32 type of external medicines. Right. So 32 type of internal medicine, starting from what we called Kashayam, Kwat, then Churna, then Puttu, I don't know the exact Sanskrit, Hindi or English term. Yes. Okay. But whereas The language is Tamil. Yes, purely Tamil language, and 32 type of external therapy also we are used for health ailment. The two is different pattern. Kattudal, that is fracture, then minor surgery for piles and fistula, then external therapy by using some creams, then per external patru, what we called is an external medication to relieve pain and other things. And also we used some Otradam, Tokkanam, all these things are physical manipulation therapy
or techniques which are used for pain management. And also we are having a unique therapy called Varmum therapy. Okay. It is a What is that? muscular Varmum means stimulation of various vital points in the body, and by stimulating this vital point, it is a neuromuscular manipulation therapy. This is also used to relieve the pain for musculoskeletal disorder. This is a unique therapy present in Siddha system of medicine. And apart from that, various calicum, that is nasal drop, eye drops, all these things are Does it available. have any resemblance to acupuncture or No, other acupuncture therapies? is entirely different there, where they are Since they used the use needle needles, right. pricking. But here we locate Varma point. That is, we are having Paduvarmam, Toduvarmam, like that, 18 type, and then more than 60 type of Varma pullihals are identified by Siddhas. By stimulating this Varma points, the channels are cleared and the flow, vasi otam, what we call the blood circulation or else the neuronal transmission are regulated by giving Varma treatment. This is a unique type of treatment present in Siddha systems. And moreover, Siddha system is purely based on what we call Unave Marandu, Marande Unavu. Food is medicine, medicine is food. What Okay. we are used in our regular kitchen substance, that is That cumin, we have already seen. Yes, yes. elam, then ferunum, or else piper and asafoetida. All these things are food material. What we doing in our kitchen is these things are utilized for the preparation of foods. But as per our Siddha literature, each and every material what we have used in our kitchen is a Whatever we medicinal consume, property. whatever Yes. we consume, For it's a example, typical medicine. yes, by using all these what we call Tiridoda Samapurakal, or the substance which are used to maintain the basic principle Vada Pitta Kapha. Usually in Siddha system, our diagnosis is based on Vada Pitta Kapha through the Nadi Parishodhana or else determination of pulse, Nadi Parishodhana. This has to be in a ratio 1:1/2 quarter. Any derangement in this ratio, any derangement in Vada Pitta Kapha will definitely leads to diseased condition, and this diseased condition cured by taking some substance having 6 days. This is the basic concept of Siddha system of medicine. Only derangement in the Tridosam and settled by a specific 6 tastes which are present in the food material. Since it is in Tamil language, Yeah. since it is in Tamil language, and you have to make it popular throughout the country. Sure, sir. So, This is the What are mandate the for research? us. Yes. Yes. What are the research behind this? Yes, sir. CCRS is an apex body. Central Council for Research in Siddha is an apex body functioning under Ministry of Ayush, Government of India. Its main duty is conducting clinical study, preclinical study, plant drug research, then some literary research, that is translation of manuscript, documentation of manuscript, and all these things has It to was be all written in manuscripts, palm manuscripts, I think. yes, sir. From manuscript, but most of the manuscripts are now translated, and some of them converted as a syllabus for our UG PG courses. And our mandate is have to do scientific validation as per the classical literature, so as to give a global recognition, or else so as to change evidence-based medicine for Siddha. Siddha has to be an evidence-based medicine, means research output is the only solution. So now, as per initiation and guidance support given by Ministry of Ayush, so many research works are done by CCRS and its peripheral unit, so as to prove the efficacy of that particular drug which was dealt in our text. Right. So we have seen that after inclusion of Siddha in Ayush, so we have seen that the government is taking more and more policies to enhance the quality of Ayush, whatever we may call that, a kind of Indian origin medicines. So how will someone find the career, the opportunities in Siddha? Yes, sir. Ministry of Ayush initiated so many schemes to promote Ayush system, particularly Siddha system. For
doing research policy, that is through IMR, intramural research work, then extramural research work, and by initiating some collaborative research work, scientific validation carried out by giving a special fund regarding this research work. Then they too give a support for the outcome has to be disseminated in a proper indexed journal, or the outcome has to be developed into a drug development, or else a basic technology development in the form of Android web version, application version, or web version. These things are initiated, and moreover Ministry of Ayush for the public health service, they initiated through Swasthya Rakshan program to promote regarding the health service to reach the public. And also they, as of now, they created so many Ayush wellness center under NAM scheme, and through Ayush Society, so many programs are initiated by Ministry of Ayush by creating new colleges and new introduce courses, and appreciate by giving some contribution and other things. Apart from this, Ministry of Ayush initiate during this pandemic situation, they form one task force committee inviting proposal from various throughout India, and scrutinizing this proposal, identify the fruitful and effectiveness of that particular proposal, and release a specific type of fund to carry out this proposal in a research mode. The outcome is utilized for the public utility, and this is one step. And also Ministry of Ayush initiate by giving some grant through IEC, that is Information Educational and Communication. They promote some awareness camp regarding our Indian system of medicine. Everyone have to realize the importance of Indian system of medicine, that taking by this type of medicine, one's immunity has to be has surely developed the immunity of an individual, and also it is very useful for the management of some acute as well as chronic disease. This type of initiation taken by Ministry of Ayush. Then regarding opportunities on and off by giving a special grant for special days like Poshan Pakwada, then Swasthya Rakshan program. All these things are a special fund we received so as to give an awareness to the public, and also through the Poshan Ma, the importance of nutrition starting from the childhood ending to the geriatric population. We give an awareness program and conducting some exhibition. These things are initiated by Ministry of Ayush, Government of India. And also as of now, by today's conference, I too have a look into that northeastern state, a very good biodiversity is available in this. Our Siddha medicine is purely based on biodiversity. Yes, medicinal plant. Right. So as of now, Kabazra Kudineer and Nilavembu Kudineer, by seeing its scientific validation, it is recognized as a good medicine for both in prophylactic as well as mild to moderate condition of COVID. It is very good effective drug without any side effect. The 13 drug in Kabazra Kudineer and 9 drug in Nilavembu Kudineer, all these drugs are available in not only these two formulation, so many formulation we are purely used herbs, but by seeing this biodiversity, establishing our Siddha unit either in college institution or in research or else health service part. Do you have any plan? Do you have any plan yes, for today I request our ministry give a chance to serve the people who are in northeastern part, and also give a chance to make a scientific validation for our Siddha system of medicine. And there is a huge biodiversity in northeastern state. So I request our minister. Northeast, you know, yes, so far Northeast we haven't. is an organic hub. Yes, no It's an organic institute hub. or no health service sector or else no clinical. You don't have any no, nothing, sir, Siddha nothing, sir. wellness center. No. But I have gone through Unani, I have gone through this Ayurveda and other segments, and I have seen lots of similarities. Yes. Since these are all Indian system of Indian medicine, system no. of medicine. So there is The a language similarity. may be different. Language may be the main But difference. the use of medicinal plants
Yes, all the things are same. All the things are same. Only the different language we can call it as our own language. Right. So similarity is there between ASU system, not in homeopathy. But you have to make it more popular, I think. Sure, sir. Sure. You have to make it more popular since you are in Assam and you are with the central minister for Ayush. So he is here and he can initiate. If you people request him, then you can establish any Siddha center, Siddha wellness center in the northeastern part of the country. We are ready to do health service for northeastern state, especially Assam, Nagaland, Manipur. We used to send some But proposal before and that, request. you have to showcase the effectiveness of Siddha medicinal system. So, do you have any plan that regarding awareness, regarding make it more popular? Sir, already regarding non-communicable disease, that is lifestyle disorder, diabetes, particularly type 2 diabetes, hypertension, cancer, then obesity, all these things we are having scientifically proved formulations. And apart from this, we are having a rejuvenating therapy that is called Kaya Karpam. This is more useful for maintaining our body in a young manner. That is what it is called. It is a potent immunomodulator. Is it a part of Ayurveda also? Yes, sir. I have seen somewhere Kaya Kalpam, right? Yes, Kaya Kalpam. What the same Kaya Kalpam is also available in Siddha system. It is a formulation. Kaya Kalpam means we can specific Kaya Kalpam that is for curating purpose, and some forms are for preventing the aging, and it will give good immunity. Yes, this is two type of Kaya Kalpam is available. That is same as like that of Ayurveda. Regarding the education of Siddha in this particular part or in somewhere in wherever in India. So since there is a differentiation, people always used to see the allopathy people in a different angle, and Ayurveda and Siddha and other Ayush segments in a different mode. So how to finish all these things? How to solve this issue? Because people have to come out Sir, to join nowadays, Siddha or Unani, since all are Indian medicinal system. So these things has to be cleared, clearly focus on public oriented health service. Siddha, Ayurveda, Unani, all are not much difference, not much of difference. But whereas when comparing to modern system of medicine, some part of disease can be cured by Siddha system of medicine, that is Ayush system of medicine. Some part of disease may be an integrative approach may be ensured in that particular time. So standalone So you have treatment. to integrate. Yes, Since Prime Minister definitely. himself is asking Yes. to join in hands. Integration is yeah. more important, sir. Suppose for example, even in COVID condition, some asymptomatic peoples are there. Some peoples are having mild to moderate COVID symptoms. Some peoples are having go for critical. So in asymptomatic condition, definitely we can give our Siddha system, or else the proven drug present in other streams of Ayush. Then we can mild to moderate condition itself, we can give our own system of traditional system of medicine by seeing some particular parameter like SpO2 and that is oxygen level and other thing. In the critical condition, we have to integrate with the modern system of medicine. Yeah. That will give reduce the complication of the particular patient. So even post-COVID complication is not at all, the percentage of occurrence of post-COVID complication is less people those who are take Ayush system of medicine. This is also one survey made by initiated by Ministry of Ayush, and we are working in that also. Yes, sir. But the concept, even though the concept is same, means our people's individual, everyone having a particular individuality. The body constituencies differ from individual to individual. So some people may like Ayurveda drug, some people may like Unani drug, some people may like Siddha drug. Whatever it may be, it is an Indian system of medicine. So we you can have to- give an opportunity for the people to utilize that medicine for the sake of their health care So prevention. we have seen the Sora Rigba. Yes, sir. It is Sora also a Rigba- Tibetan Sora system of Rigba, medicine. We have seen that 6 years course to become a doctor Yes, or a yes. Vaidya, Yes. whatever it may be, Yes, or in very Ayurveda. recently, So that is what is also- in Siddha system?
What is the Siddha system. because earlier it was a Guru Shishya Yeah, tradition. yes, sir. In the year of 1965 onwards, Siddha College BAMS earlier, then BSMS started, and not a Guru. Earlier period, maybe it is a Guru Sisya like that. They teach the medicine to the Family to Sisya. family, Yes, family yeah. to. But now it is a degree course, BSMS, Okay. and also there is a 5.5 years course, 4.5 years. Teaching years, then 1 year internship also Okay. there. 6 Then years after in total? 5.5 years. Okay, 5.5 years. 5.5 years, 4.5 Okay. years course, then 1 year internship, totally 5.5 years. Then after completion of BSMS course, they may move for MD Siddha, that is also 3 years course, and after that some PhD courses are also available, and that is hardly 2 years, maximum of 3 years. And that is Okay. also supported by Whether the Siddha performers, I mean the doctors, they are allowed to perform surgeries? Yes, sir. A certain stage through a minor OT operation theatre, we to conduct piles, that is what we call is Moolanoi, pile surgery and fistula surgery, Yeah. and also some carbuncle like pilavehal, and some chronic wounds. This type of surgeries are we to carried out. With the supervision of some what we called some anesthesian. It is a mandate for each and every college as per CCM norms. Okay. Yes, with the supervision, we enter into some minor surgery. Okay. Thank you very much, ma'am, for joining us and giving us lots of information regarding Siddha and the other Indian medicine system. So thank you so much, ma'am, once again. Thank you, ma'am. এয়া আছিল যিহেতু ডক্টৰ কানকাৱল্লী, আৰু তেখেতে যিহেতু সিদ্ধা যিটো চিকিৎসা পদ্ধতি, পৌৰাণিক এটা চিকিৎসা পদ্ধতি তামিলনাডু আৰু লগতে তামিল ভাষীয় যিসকল লোক আছে সেই অঞ্চলসমূহত প্ৰসিদ্ধ এটা ব্যৱস্থা। কিন্তু মূলতঃ আমি এটা কথা দেখিছোঁ যে আয়ুষৰ অন্তৰ্গত যিসমূহ বিষয় আছে, এই বিষয়সমূহৰ ভিতৰত আমি যিকেইটাই কথাই এতিয়ালৈ পাতিছোঁ, আমি চৰা সিদ্ধাৰ আমি চৰা ঋগবাৰ কথাই কওঁ, আমি সিদ্ধাৰ কথাই কওঁ, আমি ইউনানী, সকলোতে আপুনি দেখিব যে আহাৰেই হ'ল আপোনাৰ ঔষধ আৰু ঔষধেই আহাৰ, এই কথাষাৰ আমি দেখিছোঁ। আৰু ইয়াত আধ্যাত্মিকতাৰ এটা দিশ চামিল হৈ আছে। গতিকে আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনত এই বিষয়সমূহে অনাগত সময়ত কি মাত্ৰা পায়, সেয়া আমি নিশ্চয় সকলোৱে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিম। আৰু শেষত এটা কথাই ক'ব পাৰি যে আয়ুষক লৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আজিৰ তাৰিখত যথেষ্ট চিৰিয়াছ। প্ৰথমে এগৰাকী ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ তাত আছিল, আৰু আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে এটা কেবিনেট পোষ্ট বা এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীক আয়ুষৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে, আৰু সেই মন্ত্ৰীগৰাকী আন কোনো নহয়, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী। সকলোৱে আশা কৰিছে যে আয়ুষে গতিশীলতা লাভ কৰিব, আয়ুষৰ অধীনত বিভিন্ন অংগসমূহে ভালদৰে কাম কৰিব, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিৰ সমানে সমানে ফেৰ মাৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ আহিব, এই পৰিৱেশ বিশ্বজনীন হ'ব, সেইখিনি আশা এগৰাকী ভাৰতীয় হিচাপে আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু অনাগত সময়ত এই দিশবোৰৰ ওপৰত গঠনমূলক নিশ্চয় পৰ্যালোচনা হ'ব, ক'ৰবাত আলোচনাও হ'ব, দুই এটা দিশত সমালোচনাও হ'ব। কিন্তু এই চিকিৎসা পদ্ধতি যে পৌৰাণিক, এই চিকিৎসা পদ্ধতিসমূহ যে এটা সময়ত আমি সকলোৱে হৃদয়ংগম কৰিছিলোঁ, এই চিকিৎসা পদ্ধতিসমূহৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছিল, আজিৰ তাৰিখত কিয় নোহোৱা হৈছে তাৰ কাৰণো নিশ্চয় ফঁহিয়াই চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। সেইখিনি ফঁহিয়াই চাই আজিৰ তাৰিখত উচ্চ মান বিশিষ্ট লোকসকলৰ অধীনত এই বিভাগটোক বিভিন্নজনে কাম কৰাৰ সুবিধা পাইছে। অনাগত সময়ত এই বিভাগটোৱে আৰু অধিক গতিশীলতা লাভ কৰক, আমি যাতে সুস্থ এখন ভাৰত লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোভিড মুক্ত হওক বা আন যিসমূহ মহামাৰী অতিমাৰী মুক্ত এখন ভাৰত আমি পোৱাৰ দিশত আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিৰ সৈতে সমানে নিজৰ যোগদান, নিজৰ অৱদান আগবঢ়ায়। এই আশাৰে আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয়, সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।